नमस्कार। हमने पहले भी जिक्र किया था कि 5 अगस्त को कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए हुए 1 साल पूरा हो गया और जो हालात बेहतर होने चाहिए थे, बेहतर होने की कोई हमें तस्वीर सामने नहीं दिख रही। जम्मू कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट्स अब जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जगह मनोज सिन्हा जो पॉलिटिशियन हैं, उनको एलजी बनाया गया है। बहरहाल कुछ और बातें हैं जम्मू कश्मीर से, जो ख़ासकर कश्मीर से, जो डिस्टर्ब करने वाली, तंग करने वाली हैं। हम आप तक उनको पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी न्यूज़ चैनल पर उनका जिक्र नहीं हो रहा है। एक तो यह कि बीजेपी के सरपंच सज्जाद अहमद खांडे को गोली मारकर मार दिया गया है। और जो उनका घर है वहाँ पर, ये कुलगाम के काजीगुंड इलाके में है उनका घर। श्रीनगर से ये इलाका करीब 60 किलोमीटर दूर है। ये बीजेपी के सरपंच तो थे ही उस गांव के, साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे कुलगाम के। उसके अलावा ये 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। उससे पहले 48 घंटे पहले बीजेपी के एक सरपंच आरिफ अहमद को गोली मारी गई इसी इलाके में। पिछले महीने बीजेपी के शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को जान से मार दिया दहशतगर्दों ने बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के यूनियन टेरिटरी में। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूनियन टेरिटरी कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट चीफ थे बांदीपुर के, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट चीफ थे। एक नया आतंकवादी संगठन सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। तो इन जितनी भी ये गोलियां मारी गई बीजेपी वालों को, इसकी सारी जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट ले रहा है, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक मुखौटा है, फ्रंट है लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का और हिजबुल मुजाहिदीन का। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं, ये उनका फ्रंट है सिर्फ, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस के सरपंच अजय भारती को भी एक दहशतगर्दी हमले में मार दिया गया था। एक उधर जैसे मैंने आपको बताया, मनोज सिन्हा को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। ये गाज़ीपुर से सांसद रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो सबसे पहला नाम इन्हीं का ही था मुख्यमंत्री बनने की रेस में। योगी आदित्यनाथ का नाम तो दूर दूर तक था ही नहीं, ना प्रचार में, ना नतीजों के बाद, ना ही वो इलेक्शन लड़े थे। बाद में वो सब कुछ हुआ जो हुआ। बहरहाल जो जीसी मुर्मू हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तीसरी तरफ कश्मीर को लेकर एक खबर ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बुधवार को एक बंद दरवाज़ा मीटिंग की सेशन किया और इसे उस कैटेगरी में किया गया, एनी अदर बिजनेस, इस कैटेगरी में किया गया, ठीक है। और ये इनफॉर्मल सेशन था, अनौपचारिक था। और ये जो मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये बंद कमरे में हुई, अनौपचारिक थी, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि एक तो रूस ने ये कहा है कि जो शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन है उसकी स्पिरिट के तहत होना चाहिए। उसके अलावा अमेरिका का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट ये है कि 5 अगस्त यानी जो कल बीत गया, उन्होंने एक चिट्ठी आई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। ये चिट्ठी लिखी है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डेमोक्रेट इलियट एंगल और रैंकिंग मेंबर हैं माइकल मकॉल। इन्होंने चिट्ठी लिखी है। इन्होंने ये कहा है कि हम हमेशा से ये द्विपक्षीय जो बायलैटरल जो होता है, नतीजे और रिश्ते हमारे रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी, और हम यही चाहेंगे कि इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर का जो हल है वो निकाला जाए, समस्या का हल वो निकाला जाए। और कोर्ट में कर रहा हूँ इनको, It is because of support for the bilateral relationship that we note with concern that conditions in Jammu and Kashmir have not normalized 1 year after India's repeal of Article 370 and the establishment of Jammu and Kashmir as a union territory. क्योंकि हम दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं उनको हम सपोर्ट देते हैं, उनकी मदद करते हैं, हम उनके सहायक हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। हमें ये दुख हो रहा बताते हुए, ये हमारा एक सरोकार है कि जम्मू कश्मीर में 1 साल हो गया आर्टिकल 370 हटे हुए, बावजूद उसके हालात सुधरे नहीं हैं। ये अमेरिका की तरफ से है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि शुरू में तो हमने सुना था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान आता गया बीच में, फिर पाकिस्तान और चीन तो भी बाद में आएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान
ये हमारा दो देशों का मामला है। फिर ये हुआ, यहाँ तक कि जो सार्क देश थे उनको भी इसमें दखल देने की भारत ने कभी इजाज़त नहीं दी। अब जब से आर्टिकल 370 रिपील हुआ और गृह मंत्री ने संसद में एक वक्तव्य दिया, तब से चीन भी इस पिक्चर में आ गया, क्योंकि अक्साई चीन का जो इलाका है वो चीन के पास है। वहाँ पर उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है पूरा, और सन 48 से इलाका चीन के कब्ज़े में है। अब एक दफ़े जब आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया है, उसको एब्रोगेट कर दिया गया है, तब वो जो एक्सेशन ट्रीटी थी उसके भी मायने कुछ नहीं रहे, ये ऐसा मानना चीन का है। तो मामला सन 47 से पहले वाली 48 से पहले वाली हालत में है। तो चीन भी इसमें पार्टी है। अब कहने को तो बांग्लादेश भी पार्टी हो सकता है, क्योंकि सन 71 तक वो ईस्ट पाकिस्तान था। कहने का मतलब ये भी है कि हम कहाँ पहले इसे अंदरूनी मामला कहते थे, उसके बाद ये दो देशों के बीच का मामला बना, अब चीन भी अंदर आ गया है और पूरा मामला इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है। अब हो सकता है भारत को पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर चीन से भी बात करनी पड़े, खासकर कश्मीर के मसले पर। सब जानते हैं कि चीन हमारे इलाके में घुस आया था मई के महीने में, और हमारे 20 फौजी उन्होंने अपनी जान गंवाई है। वो मारते मारते मरे नहीं थे जैसा प्रधान सेवक ने कहा था, वो मारते मारते शहीद हुए थे। लेकिन उस बात को लेकर ऐसे ऐसे एकदम स्मोक स्क्रीन बनाई जाने लगी कि जो असली हालात है वो सामने ना आए। कर्नल अजय शुक्ला हैं एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे, वो, उसके अलावा जनरल पनाग हैं, इन लोगों की कोशिशों की वजह से तस्वीर सामने आती रही, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कुछ नहीं बताया गया या बहुत कम जानकारी सामने आती गई। छठा दौर कमांडर्स की बातचीत का ख़त्म हो चुका है, कुछ हासिल नहीं हुआ। चीन अड़ा हुआ है कि भारत की जो फ़ौज है वो फिंगर 8 तक नहीं आएगी, जबकि फिंगर 8 तक हम लोग जाया करते थे, हमारी फ़ौज जाया करती थी गश्त करने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हथियार उल्टा लटका कर जाते थे, इस दफ़े नहीं गए, जाने क्यों। और बहरहाल जो हुआ वो हम सब जानते हैं। प्रधान सेवक ने एक वक्तव्य दिया था 19 जून को। उन्होंने कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्ज़ा किया गया है। हमारी फ़ौजें वो कर रही हैं जो उन्होंने देश को बचाने के लिए करना है, चाहे वो फ़ौजों की तैनाती हो, चाहे वो एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, चाहे वो गश्त करने की जो हमारी और कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई हो, क्योंकि नया जो ढांचा वहाँ बनाया गया है वो इस काबिल है और वो इस बात की इजाज़त देता है, ख़ासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अंग्रेज़ी में कोट है, मैंने तर्जुमा दिया आपको। अंग्रेज़ी में कोट है कि नादर हैज़ एनीवन इंट्रूडेड इनटू आवर टेरिटरी, नॉट टेकन ओवर एनी पोस्ट, आवर फोर्सेज आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू टू प्रोटेक्ट द कंट्री, whether it is deployment, action or counter action. Our patrolling capacity has increased due to newly built infrastructure, especially along LAC. उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं, वाई इज़ द PM lying। अब इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है कि रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट है, पहली दफ़े उसमें माना गया कि चीन ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है, ट्रांसग्रेशन शब्द इस्तेमाल किया है, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है उसने। और मतलब हैरानी की बात यह कि इस वेबसाइट इसको अपलोड किया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए धड़ाधड़, और उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया। इनका कहना है, रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट है, चाइनीज़ एग्रेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ actual control and more particularly in Galwan Valley since May 5, 2020। चीन का जो आक्रामक रुख है वो लगातार बढ़ता जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और ख़ासकर गलवान वैली में 5 मई सन 2020 से। द चाइनीज़ साइड हैज़ ट्रांसग्रेस्ड, आई रिपीट, द चाइनीज़ साइड हैज़ ट्रांसग्रेस्ड इन द एरियाज ऑफ Kungrang Nala, Gogra and north bank of Pangong Tso Lake on May 17th and 18th। चीनी फ़ौजों ने उल्लंघन किया है, या अतिक्रमण दूसरा मतलब होता है इसका। अतिक्रमण वैसे इंक्रोचमेंट को भी बोलते हैं, दोनों ही शब्दों में यही है कि हमारे इलाके में आए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया। उल्लंघन कैसे किया है,
इस तरफ आकर किया हमारी तरफ। द चाइनीज साइड हैज़ ट्रांसग्रेस्ड इन द एरियाज ऑफ कुंगरंग नाला, गोगरा और नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग से लेक ऑन 17th एंड 18th में। जो चीनी फौजी हैं उन्होंने कुंगरंग नाला, गोगरा और जो उत्तरी किनारा है पेंगोंग त्सो झील का, उन्होंने 17 और 18 मई को यहाँ पर सीमा का उल्लंघन, लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया है, हमारे इलाके में आए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये 17-18 मई की बात करें। 19 जून को प्रधान सेवक ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं आया। उसको लेकर ये ट्वीट है राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है ये अलग बात है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से ये जो डॉक्यूमेंट लगाया था, दस्तावेज और भी लगाए थे, उनको डाउनलोड, उनको हटा क्यों दिया, बहुत बड़ा सवाल है, ज़रा सोचिए। रोज़ की तरह विनोदोत्सव शो का समापन एक कविता से। ये साहिर लुधियानवी की कविता है। साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर भी रहे हैं, उसके अलावा फिल्मों में गीतकार भी रहे हैं। उनकी सबसे मशहूर आपने एक फिल्म में सुनी होगी, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे ताजमहल। हकीकत में तो उर्दू में लिखी गई थी, बहुत उम्दा लिखी गई थी शायरी, फिल्मों के लिए उन्होंने उसका गाना बना दिया था। बहरहाल साहिर लुधियानवी की एक छोटी सी कविता मैं आपको पढ़ रहा हूँ जो बहुत से लोगों तक नहीं पहुँची होगी आज तक। साहिर साहब कहते हैं, बरसों राम धड़ाके से, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। फाका व्रत कह सकते हैं, उपवास कह सकते हैं, जो थोपा गया हो, जो मजबूरी में लिया गया हो, भूखे रहकर दिन बिताने को फाका। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, कलयुग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, जीना इसको रास न था, पैसा इसके पास न था, इसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, बरसों राम धड़ाके से। झूठे टुकड़े खा के बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दल्लालों की, इनका हद से बड़ा मुनाफा कुछ ही कम है डाके से, बरसों राम धड़ाके से, बरसों राम धड़ाके से। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।